Hello, my champions. I hope you are enjoying your life. BHIE 142 आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास। जापान के इतिहास देखेंगे दोस्तों 1868 और 1945 के बीच में। और इस किताब में दोस्तों जापान का इतिहास बताया गया है। ठीक है, कब से लेके कब तक? 1868 से लेके 1945 के बीच में। देखो इन दो तारीखों का क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे 1890 क्यों नहीं है, 1868 क्यों है? देखो 1868 में क्या हुआ था दोस्तों, जो तोकुगावा शोगुन था, ठीक है, तोकुगावा शोगुन, इसका मतलब क्या था? जापान की एक ये सैन्य सामंती सरकार थी, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था ये तो जापान की एक सैन्य सामंती सरकार थी जिसका नाम क्या था? तोकुगावा शोगुन, है ना। तो दोस्तों 250 सालों तक जापान पर इसने शासन किया। किसने? तोकुगावा शोगुन ने। इसका अंत हो गया 250 साल शासन करने के बाद में, और सम्राट की शक्ति है वो वापस आ गई। और इसी के साथ में दोस्तों जब शाही सत्ता वापस से लौटती है जापान के अंदर, तो जापान में आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और पश्चिमीकरण होता है। और अब सम्राट बनते हैं जापान के, कब? 1868 में कौन बनता है जापान का सम्राट? मुत्सुहितो, ठीक है। तो इसने 1868 से लेके 1912 तक शासन किया था, तो इसलिए 1868 लिखा है भाई ये। 1945 में क्या हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध का ये अंत समय था, एंड हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से स्टार्ट हुआ था। और जापान पर दोस्तों, जापान के दो शहर थे ना, हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर परमाणु बम डाल दिए गए थे अमेरिका के द्वारा। तो ये 1945 लिखा है भाई। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे, है ना। देखो कुछ सवाल लिखे हैं, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है दोस्तों, आपको ट्रस्ट रखना है कि पेपर के अंदर आप कम से कम खाली तो नहीं बैठेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा कंटेंट आपके लिए बढ़िया बढ़िया वो तैयार किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सवाल देखते हैं, जापान में राष्ट्रीय सेना का गठन कैसे और क्यों हुआ? देखो गठन की प्रक्रिया क्या है। मीजी पुनर्स्थापन 1868 में हुआ था। देखो मैंने आपको बताया था तोकुगावा शोगुन का अंत हुआ, ये एक प्रकार की जापान की सैन्य और सामंती सरकार थी, सम्राट को सत्ता मिली, एक शक्तिशाली सेना और नौसेना बनाने की जरूरत महसूस हुई। मीजो पुनर्स्थापन का मतलब क्या है दोस्तों? मीजो या मीजी, मीजी का मतलब क्या है? प्रबुद्ध, इनलाइटन, यानी कि दोस्तों ऐसा समय जो कि जापान के लिए गोल्डन काल होगा, जिसके अंदर जापान का औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण होगा। तो प्रबुद्ध बोल सकते हो, इनलाइटन कह सकते हो, ये जापानी वर्ड है मीजी। और सामंती सेना का अंत हो गया, पुरानी जो समुराई आधारित सेना थी उसको खत्म कर दिया गया और सामंती सैन्य ढांचे को भी भंग कर दिया गया। अनिवार्य सैनिक सेवा अब सभी पुरुषों के लिए अनिवार्य कर दी गई, जिससे एक राष्ट्रीय सेना बनी। और सेना और नौसेना को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांस और फिर प्रसिया दोस्तों जर्मनी का जो सेंट्रल और ईस्टर्न वाला हिस्सा है, जर्मनी का जो केंद्रीय मध्य भाग और जो पूर्वी हिस्सा है वो पर्सिया कहलाता था पहले। पर्सिया एक बहुत ताकतवर राज्य था। तो वहाँ के सैन्य विशेषज्ञों को बुलाया गया जापान की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए। प्रसिया मॉडल, प्रसिया सैन्य संगठन और अनुशासन को अपनाएगा, जिससे वेतनभोगी, प्रशिक्षित और अनुशासित सैनिकों वाली एक आधुनिक सेना बनी थी। सेना का गठन क्यों किया गया? किन कारणों की वजह से सेना का गठन कर दिया गया? देखो पश्चिमी देशों से अब जापान को खतरा महसूस हो रहा था, और जापान को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में खड़ा होने के लिए मजबूत सैन्य शक्ति चाहिए थी। किसी भी देश को महान बनने के लिए उसकी जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय संप्रभुता ये बनी रहनी चाहिए, और इसमें सेना का बहुत अमूल्य योगदान होता है। तो इसीलिए जापान की सेना को मजबूत करने के लिए सेना का गठन किया गया। जापान की सुरक्षा को, सामंती सैन्य व्यवस्था को खत्म करके राष्ट्र को एकजुट भी करना था और केंद्रीकृत शक्ति स्थापित करना था। आक्रामक सैन्य अधिकारी चाहते थे कि जापान अपनी शक्ति के बल पर विस्तार करे पूरे एशिया महाद्वीप में और पड़ोसी देशों पर नियंत्रण स्थापित करे, जिससे जापानी साम्राज्यवाद का विकास हुआ। विदेशी प्रभाव से बचने के लिए और अपनी रक्षा खुद करने के लिए एक मजबूत, आधुनिक
और राष्ट्रीय सेना का गठन अनिवार्य हो गया था। इस नई सेना ने ताइवान अभियान जो कि 1874 में चला था और चीन जापान युद्ध 1894 और 95 के बीच में होता रहा, जैसे आक्रामक अभियानों में जो जापान की सेना है इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सेना जापान की आक्रामक विदेश नीति और साम्राज्यवाद का मुख्य आधार बनी, यानी कि जापान की जो सेना है उसने एशिया के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि चीन का मंचूरिया वाला इलाका, जिसने पूरे एशिया में जापान के विस्तार को बढ़ाया। दोस्तों ये था पहला सवाल। और दोस्तों आपको ईयरफोन लगा के सुनना है और मोबाइल की स्क्रीन है वो रोटेट कर लेना आप, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए सब कुछ, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। जापान के अंदर जन अधिकार आंदोलनों के विषय पर लिखिए। दोस्तों जो 1870 का दशक था और 1980 के दशक में स्वतंत्रता और जन अधिकार आंदोलन हुए, जिसको अपन जियू मिनकेन उंदो के नाम से जानते हैं। जापानी लैंग्वेज है ये दोस्तों, जियू मिनकेन उंदो के नाम से ये जन अधिकार आंदोलन थे। इसका उद्देश्य क्या था? व्यापक राजनीतिक भागीदारी, यानी कि समाज का जो प्रत्येक वर्ग है वहाँ से नेता विधायिका के अंदर आए, राष्ट्रीय सभा की स्थापना और नागरिक अधिकारों की मांग करना, जिसमें पत्रकार, शिक्षक और पूर्व समुराई शामिल थे। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसने जापान की पहली संविधान 1889 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन ने जियू मिनकेन उंदो आंदोलन ने और पश्चिमी विचारों जैसे स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया। इसके विचारक कौन थे? मतलब किन व्यक्तियों ने इस आंदोलन को लीड किया था? नाकाई चोमिन और उएकी एमोरी ने। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। बुरा कुमिन भेदभाव विरोधी आंदोलन 1920 के दशक में हुआ था। देखो 1871 के कानून के बावजूद बुरा कुमिन जो कम्युनिटी थी इनके साथ में भेदभाव जारी रहा, ठीक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है चाहे राजनीति का क्षेत्र है, बुरा कुमिन कम्युनिटी के जो समुदाय के लोग थे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। 1922 में नेशनल लेवलर्स एसोसिएशन ने सुई हेसा घोषणा जारी की, जिसे जापान का प्रारंभिक मानवाधिकार घोषणा पत्र माना जाता है। सुई हेसा घोषणा पत्र में क्या लिखा था भाई? जितने भी जापान के समुदाय हैं उनको बिना किसी भेदभाव के शासन में, कैरियर में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता और प्रतिरोध दूसरे विश्व युद्ध के बाद। देखो राजकीय शिंटो, दोस्तों राजकीय शिंटो का मतलब क्या है? देखो 1868 और 1945 के बीच में दोस्तों जो जापान की शाही सरकार थी, ठीक है, जापान की जो शाही सरकार थी, लोगों को इसके लिए इसके प्रति वफादार रहना था और सैन्य एकता बनाए रखना था और राष्ट्रीयता, यानी कि लोगों के अंदर देश प्रेम की जो भावना है वो होनी चाहिए। ये राजकीय शिंटो एक प्रकार की आप बोल सकते हैं कि नीति या शासन था। ये राजकीय शिंटो नीति या शासन, जिसमें लोगों को देश प्रेम की भावना रखनी पड़ती थी, वफादार लॉयल रहना पड़ता था स्टेट के लिए। तो देखो राजकीय शिंटो के अनिवार्य पालन और सम्राट पूजा के विरोध के कारण सोका गक्काई के संस्थापक सुने साबारो माकीगुची जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, जहां माकीगुची की मृत्यु हो गई। तो ये क्या पढ़ रहे हैं? लोगों के जो आंदोलन है वो पढ़ रहे हैं अपन, यानी कि दोस्तों लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भी दबाने की कोशिश की गई, कई लोगों ने लीड भी किया। अब देखो दोस्तों 1940 और 50 के बाद में जो मुद्दे चले हैं, जैसे कि LGBTQ, इन समुदाय को अधिकार दिए गए हैं। LGBT का मतलब क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। लेस्बियन मतलब लड़की और लड़की के बीच में अट्रैक्शन, गे मतलब लड़के और लड़के के बीच में अट्रैक्शन, और बाइसेक्सुअल जैसे कि एक कोई लड़का है वो लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है और वो एक लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। ट्रांसजेंडर यानी कि जन्म के समय मान लो कोई एक लड़की पैदा हुई है ना, उसके अगर शारीरिक अंग देखे जाएं प्रजनन तंत्र के हिसाब से वो एक लड़की है, लेकिन जब वो 20 साल की होती है तो अपने आप को एक आदमी लड़के के रूप में फील करती है, तो ट्रांसजेंडर कहलाएगी। और क्वीर कौन लोग होते हैं? जो कि जीवन भर पूछते रहते हैं कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं इनको अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि जापान के अंदर समलैंगिकता वैलिड है, लीगल है ना। समान लिंग के जो व्यक्ति हैं वो आपस में साथ रह सकते हैं। लेकिन आज भी दोस्तों भारत की तरह समलैंगिक विवाह, भारत में भी तो समलैंगिकता वैध है, लीगल है ना।
लेकिन वहाँ पर भारत की तरह समलैंगिक विवाह अभी पूरी तरह से वैध नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सर्जरी के बाद में ही कानूनी मान्यता मिलती है। 1946 के संविधान ने मौलिक अधिकारों को औपचारिक रूप दे दिया, लेकिन लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव अभी भी जारी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में जापान द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों को बताइए। देखो, मीजी काल 1868 से 1912 के बीच में पढ़ते हैं दोस्तों। मीजी काल, देखो मीजी काल का मतलब समझ गए ना, तोकुगावा शोगुन का अंत हो गया, यानी कि जो जापान की सैन्य सामंती सरकार थी उसका अंत हो गया। 250 साल तक उसने शासन किया था, सम्राट की शक्ति वापस आई। और सम्राट कौन बना था? मुत्सुहितो। तो देखो मुत्सुहितो जब सम्राट बना, ये मीजी काल कहलाया। यानी कि दोस्तों अब जापान है प्रोग्रेस करेगा पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। जापान अपनी सीमाओं का विस्तार भी करेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए गए? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 1872 के अंदर आई थी। इसे गाकुसेई नाम दिया गया, जापानी वर्ड है गाकुसेई। शिक्षा प्रणाली के तहत पूरे देश को स्कूल जिलों में बांटा गया, जिससे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की नींव पड़ी। अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। शुरुआत में 4 साल, मतलब 4 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। फिर 1900 ईस्वी में 6 साल की अनिवार्य शिक्षा लागू की गई, जिससे नामांकन दर 90% से अधिक हो गया। पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण किया गया, यानी कि इसके अंदर मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी ये डाल दिया गया सिलेबस में। विदेशी शिक्षकों को जापान के अंदर बुलाया गया मीजी काल में, और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई मीजी काल में। इसके अलावा दोस्तों हायर एजुकेशन का भी डेवलपमेंट किया गया, उसमें ग्रोथ हुई। तकनीकी, यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे कि भारत में बीटेक वगैरह है। और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सेनमोनगको विशेष स्कूल थे ये, सेनमोनगको, जहाँ पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, व्यापार करने की और तकनीक की, जिससे लोगों को रोजगार मिले। जो विश्वविद्यालय से जुड़े थे, जैसे कि भारत में यूजीसी से जो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशनों से जुड़े रहते हैं ना, कॉलेज, और पेशेवर तैयार करना था। सन 1945 के बीच में देखते दोस्तों, जब राष्ट्रवाद है वो पनप रहा था पूरे जापान के अंदर। शाही शिक्षा आदेश 1890 के अंदर पारित किए गए। इस आदेश ने शिक्षा के लक्ष्य को बदला, जिसमें सम्राट के प्रति निष्ठा, देशभक्ति और शिंटो नैतिकता और सैन्य गुणों पर जोर दिया गया। यानी कि सिलेबस में साफ साफ बोला गया आपको देश के प्रति लॉयल रहना है, देश के लिए प्रेम जगाना है अपने दिल के अंदर, ठीक है। और नहीं जग रहा तो ज़बरदस्ती जगाओ। और शिंटो नैतिकता, यानी कि देश के लिए आपको मर मिटना है ना। सैन्य एकता बनाए रखनी है। अगर विषम परिस्थिति आई तो आपको सेना में भी जा करके जापान के लिए लड़ना होगा, जैसे कई सैन्य गुणों पर जोर दिया गया। सैन्य विचारधारा, प्रशांत युद्ध 1941 के बाद कोकुताई नो हिंगो, यानी कि राष्ट्र की सार जैसी पुस्तकों का पठन अनिवार्य हो गया, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी और सैन्यवादी मूल्यों को स्थापित करना था। हर बच्चा पढ़े कि भाई जापान का इतिहास कैसा रहा है, जापान के कल्चर पे, जापान की पास्ट पर आपको प्राउड करना चाहिए, जापान की सेना है उस पर भी प्राउड करना चाहिए। इसके अलावा द्विस्तरीय प्रणाली अपनाएगी, एक एकीकृत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकसित हुई दोस्तों। लेकिन उच्च शिक्षा में छात्रों के कैरियर पथ को परिभाषित करने वाली कई अलग अलग स्कूल धाराएं थी, जिससे प्रवेश परीक्षाएं प्रतिस्पर्धी, यानी कि कंपटीशन है यहाँ पर बढ़ गया द्विस्तरीय प्रणाली से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेजी काल में या मीजी काल में औद्योगिक तथा विकास के सुधार बताओ। भाई मीजी काल अब तो समझ में आ रहा होगा ना। मीजी काल कब आया था? 1868 में आया था, जब जापान का सम्राट मुत्सुहितो बन गया था। तो मीजी काल में जापान ने सामंती व्यवस्था खत्म कर औद्योगिकरण और विकास के लिए बड़े सुधार किए, जिसमें बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो ना, जिसमें रेल व्यवस्था आती है, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था आती है, इसका विकास किया गया। पश्चिमी तकनीक का आयात किया गया, शिक्षा प्रणाली में सुधार। और जेबात्सु भी कहते हैं, एक प्रकार के बड़े औद्योगिक घराने होते हैं, जैसे कि भारत के अंदर टाटा, बिड़ला, अडानी, ये बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं। वैसे ही जापान के अंदर जाइबात्सु, इसके अंदर काफ़ी घराने आते हैं। तो औद्योगिक सुधार भी किए गए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए। बुनियादी ढांचे में देखें तो टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेल लाइन 1872 में बिछाई गई थी। टेलीग्राफ और डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण हुआ, जिससे संचार और परिवहन सुगम हुआ। इसके अलावा दोस्तों, जो जापान की सरकार थी, मीजी काल में निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया। और जाइबात्सु मतलब औद्योगिक घराने, जैसे कि मित्सुई और मित्सुबिशी, ये औद्योगिक घराने थे। इन्होंने दोस्तों
सरकार को लोन देने का काम किया, जितने बिजनेसमैन थे, जितने मतलब जो ठेकेदार थे, उनको लोन देने का काम किया ताकि जापान देश का डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके जापान में। प्रमुख उद्योग देखो भाई, रेशम, कपास, इस्पात, है ना, और जहाज निर्माण। यावता स्टील वर्क्स ये एक कंपनी का नाम है जापान की, तो ये भी स्थापित हुई। जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया गया जिससे जापानी उद्योग तेजी से विकसित हुए। इसके अलावा नई तकनीक और उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया जिससे कि कृषि क्षेत्र में पैदावार ज़्यादा बढ़ी, उत्पादकता ज़्यादा हुई। विकास के अन्य सुधार देखो, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन किया गया, शोगुन प्रणाली और समुराई वर्ग का उन्मूलन खत्म कर दिया गया। इसके अलावा पश्चिमी आधारित सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत है जिससे अधिक लोग शिक्षित हो सके और कुशल श्रमिक उपलब्ध हो सके। जिनके पास में स्किल्स थी, है ना, वो ऐसे श्रमिक है वो जापान को मिल पाए। देशव्यापी सैन्य भर्ती लागू की गई और एक आधुनिक सेना व नौसेना का गठन किया गया। एक आधुनिक बैंकिंग प्रणाली भी बनी और राष्ट्रीय मुद्रा येन प्रणाली भी विकसित की गई। ये दोस्तों सवाल था अपना, मीजी काल में हुए औद्योगिक तथा विकास के सुधार बताइए। इसके प्रभाव और परिणाम क्या निकलते हैं। जापान एक अलग थलग देश से एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में उभरा, यानी कि दुनिया में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता है जापान। तेजी से औद्योगिकरण के कारण जापान के अंदर शहरीकरण बढ़ा। कारखानों में दोस्तों मतलब अब खराब काम की स्थिति के कारण जो श्रमिकों की हालात है वो बद से बदतर हो जाती है। पर्यावरण का भी नुकसान होता है क्योंकि आप जानते हैं जिस देश में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ेगा, कारखाने ज़्यादा लगेंगे, वहाँ पर इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, नुकसान होगा। जैसे कि दोस्तों तनाका सोजो एक जापान के प्रमुख विद्वान थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे। इन्होंने तनाका सोजो आंदोलन किया था, ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जापान के सांस्कृतिक जीवन पे अराजकतावाद के प्रभाव का मूल्यांकन सुई हिसा संगठन के संदर्भ में कीजिए। दोस्तों सुई हिसा संगठन एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तो देखो, सामूहिक आत्मनिर्भरता, सुई हिसा जैसे समूहों ने पूंजीवाद और राज्य के नियंत्रण से मुक्त आत्मनिर्भर कृषि ग्राम समुदाय की स्थापना का प्रयास किया। इन समुदाय का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आपसी सहयोग से जीना था, जो उस समय के औद्योगिकरण और सैन्यवाद के विपरीत था। इसके अलावा दोस्तों ये जो सुई हिसा संगठन था, ठीक है, इसने अराजकतावादियों यानी कि जो अनार्की फैलाते हैं, अस्त व्यस्तता फैलाते हैं देश में, अराजकतावादियों ने साम्राज्यवाद और सैन्य विस्तार का कड़ा विरोध किया जिससे जापानी समाज में व्याप्त राष्ट्रवादी भावनाओं को चुनौती मिली। उन्होंने एशिया और अन्य क्षेत्रों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकजुटता पर जोर दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हुआ। इसके अलावा अराजकतावादियों ने यानी कि ये जो हिसा संगठन के, सुई हिसा संगठन के जो कार्यकर्ता थे, लोग थे, वही अराजकतावादी कहलाए। तो अराजकतावादियों ने मजदूर संघों जैसे कि अखिल जापान मजदूर संघ और किसान समिति के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भोजन और आवास की कमी जैसे समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई और मजदूरों व किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। किन लोगों ने? हिसा सुई संगठन के कार्यकर्ताओं या हिसा सुई संगठन के अराजकतावादियों ने, जो पारंपरिक और राज्य नियंत्रित संस्कृति से अलग थे। तो ऐसी मैगजीन का पब्लिकेशन किया जिन पर कोई कंट्रोल नहीं था राज्य का, जापान का। उन्होंने मार्क्सवादी रूढ़िवाद और फांसीवादी कृषिवाद के खिलाफ खुद को स्थापित किया और एक क्रांतिकारी सार्वभौमिक लेकिन व्यवहारिक जीवन शैली प्रदान की। तो इन लोगों ने एक अलग है वो अपने विचारधारा अपनाई। किन लोगों ने? देखो संगठन का नाम वापस से याद कर लो, सुई हिसा संगठन ने। तो इन्होंने आत्मनिर्भर कृषि ग्राम समुदाय की स्थापना की, है ना। इनका मकसद क्या था? आपसी सहयोग से जीना, स्थानीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, ठीक है। और इनका यह भी मकसद था कि सांस्कृतिक आदान प्रदान हो एशिया और अनेक क्षेत्रों के बीच में, है ना। किन लोगों ने? सुई हिसा संगठन के लोगों ने सैन्य विस्तारवाद का जो जापान की सेना कर रही थी उसका विरोध किया था। ये बस याद रखने आपको। सांस्कृतिक प्रतिरोध भी किया था। अराजकतावादियों ने अपनी पत्रिकाओं और प्रकाशनों जैसे कि लेबर मूवमेंट के माध्यम से नए जीवन रूपों और विचारों को बढ़ावा दिया जो पारंपरिक और राज्य नियंत्रित संस्कृति से अलग थे। उन्होंने मार्क्सवाद, रूढ़िवाद और फांसीवाद, कृषिवाद के खिलाफ भी खुद को स्थापित किया। यानी कि ये मार्क्सवादी, रूढ़िवाद इस विचारधारा को नहीं मानते थे ये, ठीक है। अपनी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी भी चलते थे। राज्य का दमन और विरासत, शाही जापान ने इन गतिविधियों को सख्ती से दबाया क्योंकि जापान की सेना है
जापान की जो सरकार है वो एशिया में कई अभियान उन्होंने चला रखे थे और उन अभियानों का विरोध कर रही थी। कौन कर रहे थे? सुई हिसा संगठन। तो इसको कुचल दिया गया। तो कई अराजकतावादी को जेल हो गई या वे भूमिगत हो गए, लेकिन प्रेरणा बन गए काफ़ी लोगों के लिए, जापान के काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा बन गए इसी संगठन के नेता। क्वेश्चन नंबर 6, जापानी समाज पर युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? देखो 1868 और 1910 के दशक तक देखते हैं अपन। इस समय पर मेइजी बहाली यानी कि दोस्तों मेइजी रिस्टोरेशन हुआ था। इस समय 1868 में बोसिन का युद्ध हुआ था। बोसिन का युद्ध के बाद में तोकुगावा शोगुनेट का अंत हुआ। मैंने आपको बताया था कि फिर मुत्सुहितो है वो जापान का सम्राट बनता है। जापान का पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण और सैन्य आधुनिकीकरण हुआ और जापान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था। यानी कि जापान का जो समाज है ना वो प्रगतिशील बन गया, आप इस ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा 1904 और 5 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था। इस जीत ने जापान को एक गैर पश्चिमी शक्ति के रूप में स्थापित किया और एशिया में आत्मसम्मान की भावना बढ़ाई थी। यानी कि जो जापान के समाज के लोग थे ना वो ये सोच रहे थे, देखो हम तो कोई यूरोप के बहुत बड़े देश नहीं हैं, हम तो एशिया के देश हैं, फिर भी रूस जैसी ताकत को हमने हरा दिया है। तो एशिया में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने लग गए। आगे चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद 1914 और 1930 के दशक तक। तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन यह समृद्धि स्थायी नहीं रही। आपको पता है वर्साई की जो संधि हुई थी उस पर साइन भी किए थे जापान के अंदर। जापान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, काफ़ी सारे क्षेत्र मिले भी और जापान फिर से कर्जदार बन गया, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कर्जदार भी बन गया, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ी। 1930 के दशक की महामंदी ने, मतलब ग्रेट डिप्रेशन आया था दुनिया के अंदर, काफ़ी सारी कंपनियां हैं वो तबाह हो गई थी। महामंदी थी, आर्थिक महामंदी 1930 की ने गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाई, जिससे सेना के असंतुष्ट अधिकारी राष्ट्रवाद और चीन के विस्तारवाद के माध्यम से आर्थिक सुधार की मांग करने लगे। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो आप इसी क्वेश्चन में, जापानी समाज पर युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। देखो द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम। देखो सेना ने सरकार पर नियंत्रण कर लिया, क्योंकि अब स्थिति ऐसी आ गई थी क्योंकि कभी भी अमेरिका अटैक कर सकता था। वास्तव में अमेरिका ने कर भी दिया 1945 में, ठीक है 1945 में कर भी दिया। चीन व दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार किया जापान की सेना ने, और जापान ने बड़े क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के गिरने और सोवियत संघ के युद्ध में प्रवेश के बाद जापान ने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। अब आगे आप जोड़ देना इसमें कि जापान है उसके समाज का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लोग हैं वो शारीरिक मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो गए। ये समाज पर प्रभाव था इसका, इस युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का। सामाजिक प्रभाव देख लो भाई, द्वितीय विश्व युद्ध की हार ने जापानी समाज पर गहरा प्रभाव डाला। 25 लाख से अधिक लोग मारे गए, संपत्ति का 1/3 नष्ट हो गया। यानी कि अगर मान लो उस समय पर 3 करोड़ पैसा जापान के पास में था तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1 करोड़ उनका चला गया। नागरिकों को प्याज के छिलके की जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा काला बाजारी करने लगे लोग। व्यापारी हैं उन्होंने अपने गोदामों के अंदर खाद्यान्न वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया और इससे बाजार में उपलब्ध खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। ये काला बाजारी कहलाती है और हिंसा भी बढ़ गई। सैन्य नेताओं पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चला। सरकार व शिक्षा प्रणाली में सुधार किए गए। जापान के संविधान में शांतिवाद को एक प्रमुख सिद्धांत अब बनाया गया और सेना का विघटन कर दिया गया। सितंबर 1945 से अप्रैल 1952 तक अमेरिकी कब्जे ने समाज को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण बनाने में मदद की और कोरिया युद्ध ने अर्थव्यवस्था को सुधारा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो अमेरिका का कब्जा रहा था यहाँ पे जापान पर 1945 और 1952 तक, और दुनिया को ये कहा अमेरिका ने कि हम इनका विकास करेंगे, है ना, हम इनका विकास करेंगे जापान का, क्योंकि ये जो विकसित देश थे ना वो युद्ध में जो हार जाता था उसके साथ में ऐसा ही करते थे, मतलब दिखाते थे कि हम इनका भला कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं शोषण का काम ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, धन की आपूर्ति पर जेबात्सु के नियंत्रण की विवेचना करें। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको जेबात्सु कौन थे। जापान के इतिहास में जेबात्सु बड़े पारिवारिक व्यावसायिक समूह थे, बिजनेसमैन, बड़े औद्योगिक घराने थे जेबात्सु जापान के इतिहास में, जिन्होंने मेइजी युग 1868 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक देश की अर्थव्यवस्था और धन की आपूर्ति पर व्यापक नियंत्रण रखा। देखो
मनी सप्लाई में कितना ये कंट्रोल रखते थे यही आपको बताना है। पहला तो बैंकिंग और वित्त पर प्रभुत्व था। प्रभुत्व यानी कि दबदबा। प्रत्येक बड़े जेबात्सु जैसे कि मित्सुई, मित्सुबिशी और सुमितोमो और यासुदा, ये सब औद्योगिक घराने थे जापान के। इनके पास में एक निजी बैंक होता था। ये बैंक अपने ही समूह की सहायक कंपनियों को वित्त पोषित करके, यानी कि कुछ कंपनियों को पैसा दे करके पैसे जुटाते रहते थे। जैसे कि कंपनी अपने शेयर बेचती है, बॉन्ड बेचती है, ताकि जनता है वो पैसा दे दे कंपनी को, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर दे। तो ये जो बड़े औद्योगिक घराने थे इनका एक बैंक होता था, और ये बैंक है, ये बैंक कंपनियों को चलाता था, कंपनियों को पैसा देता था। ऊर्ध्वाधर एकीकरण यानी कि वर्टिकल इंटीग्रेशन। देखो, जेबात्सु संरचना में शीर्ष पर एक होल्डिंग कंपनी होती थी, यानी कि एक सबसे बड़ी कंपनी होती थी जिसके नीचे एक बैंक होता था, और उसके नीचे सारी औद्योगिक इकाइयाँ होती थी। यानी कि कंपनी, बड़ी कंपनी के नीचे कौन कौन सी छोटे छोटे उद्योग धंधे या छोटी छोटी कंपनियाँ काम करेंगी, तो सबसे टॉप पर एक होल्डिंग कंपनी यानी एक बड़ी कंपनी होती थी, है ना। उसके नीचे बैंक, और बैंक है वो निचले छोटी छोटी कंपनियों को या उद्योगों को पैसा देता था। तो इस व्यवस्था ने उन्हें बैंकिंग से, यानी कि जो जेबात्सु समूह था, औद्योगिक घराने थे, उन्हें बैंकिंग से लेकर कच्चे माल और विनिर्माण तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण दिया। यानी कि कच्चा माल जब तैयार होता बने बनाए माल में, है ना, मैन्युफैक्चर गुड्स उसको बोलते हैं, विनिर्माण चीज़ों का बनना, वहाँ तक पूरा कंट्रोल रखते थे। पूंजी का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल। देखो, मित्सुई और मित्सुबिशी जैसे समूहों के पास देश की कुल पूंजी हिस्सेदारी का लगभग 20% हिस्सा था। 1929 तक 3 प्रमुख समूह जैसे कि मित्सुई, मित्सुबिशी और सुमितोमो ने शीर्ष 100 जापानी संस्थाओं के कुल संसाधनों के 28% हिस्से को नियंत्रित किया था। कहने का मतलब इनके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा उस टाइम पे था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसंट्रेट हो गया था, पैसा एक जगह इकट्ठा हो गया था इन कंपनियों के पास में। सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध होते थे। मेइजी सरकार ने वित्तीय रूप से बोझिल उद्योगों को मामूली कीमत पर इन समूहों को बेच दिया। जैसे कि भारत सरकार भी छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेच देती है काफ़ी बार, वैसा ही जापान गवर्नमेंट ने किया, जिससे ये बैंकिंग घराने और ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि इनके पास में कंपनियां, उद्योग धंधे आ गए सरकार के। जैसे समूहों को तो नई मुद्रा बनाने, देखो मित्सुई जैसे जो ग्रुप थे ना, उनको तो नई मुद्रा बनाने और राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने तक की जिम्मेदारी दे दी गई थी। मुद्रा सट्टा, करेंसी स्पेकुलेशन क्या होता है? 1920 और 1930 के दशक की आर्थिक मंदी के दौरान जब देश संकट में था, जेबात्सु ने मुद्रा सट्टेबाजी और सैन्य खरीद के मामले से भारी लाभ कमाए और वित्तीय शक्ति अपनी बढ़ाई। मुद्रा सट्टेबाजी का मतलब होता है कि अपने जितने भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, है ना, परिसंपत्तियाँ जिसको कहते हैं, वो बेच बेच कर पैसा कमाया जेबात्सु ने आर्थिक मंदी के काल में भी। राजनीतिक प्रभाव देखो, धन की आपूर्ति पर नियंत्रण के कारण उनका राजनीतिक दलों पर भी गहरा प्रभाव था। उदाहरण के लिए मित्सुई समूह रिक्केन सेइकुकाई पार्टी से और मित्सुबिशी रिक्केन मिनसेइतु पार्टी से गहरी जुड़ी हुई थी। जैसे कि भारत के अंदर दोस्तों, है ना, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, ये नेताओं के और पार्टियों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, क्योंकि ये नेताओं को चुनाव के प्रचार के लिए पैसा देते हैं करोड़ों अरबों में, और बदले में नेता इनको आश्वासन देते हैं कि हम जीत जाएंगे तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही औद्योगिक नीति हम बनाएंगे। तो वैसे ही जापान के अंदर जो औद्योगिक घराने थे उनका राजनीतिक संपर्क था, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8, जापान के औद्योगिकरण पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की विवेचना करें। पहला तो आर्थिक प्रभाव देखें। यूरोप युद्ध में उलझने के कारण जापान ने एक मौका देखा। जापान ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, है ना, इंडोनेशिया, ये सब आता है दक्षिण पूर्व एशिया में। तो जापान ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में के बाज़ारों में यूरोपियों द्वारा छोड़ी गई जगह को भर दिया, जिससे उसके निर्यात, यानी कि जापान है इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा सामान पहुंचाने लगा। जापान के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आया। इसके अलावा जापान ने स्टील, रसायन, मशीनरी, कृत्रिम रेशम जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाया, जिससे जापान की आत्मनिर्भरता बढ़ी थी और आयात पर निर्भरता घटी। तो देखो, जब कोई भी देश है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, कम से कम इंपोर्ट करेगा, तो वो व्यापारिक संतुलन की स्थिति में रहता है ना, उसके पास में पैसे ही पैसे आने लगते हैं फिर, है ना, और विदेशी मुद्रा भंडार उसका बढ़ने लगता है। ये थोड़ा सा इकोनॉमी का मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव नज़रिया दे रहा हूँ।
जेइबात्सु का उदय हुआ। बड़े औद्योगिक घराने जैसे कि मित्सुबिशी, मित्सुई अभी पड़ा है, ने पूंजी जुटाने और बड़े पैमाने पर परियोजना को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निशिहारा लोन्स दोस्तों एक प्रकार के ऋण थे। जापान ने चीन को भारी ऋण दिए। चीन को डेवलपमेंट करने के लिए जापान ने पैसा दिया, लेकिन दोस्तों जापान ने चीन के कई सारे इलाकों और चीन की सरकार राजनीति में हस्तक्षेप भी किया था बाद में भविष्य में। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा? सवाल क्या था? जापान के औद्योगिकरण पर पहले विश्व युद्ध की प्रभाव क्या पड़ा? तो तकनीक और वैज्ञानिक प्रभाव देखते हैं भाई। युद्ध ने विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान को संस्थागत बनाने और उच्च शिक्षा के विस्तार को प्रेरित किया, यानी कि जापान ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा डाला ताकि, और हायर एजुकेशन को भी प्रमोट किया, उच्च शिक्षा को बढ़ाया जापान ने। सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार हो, यानी कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थे, नए नए हथियार हैं, बंदूकें हैं, गोला बारूद हैं, वो सब बनाए गए। नवाचार यानी कि नए नए इनिशिएटिव, पहल कदम, जिससे जापान की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता में वृद्धि हुई, जो उसे एक पूर्ण तकनीकी विश्व शक्ति बनाने की दिशा में पहला कदम था। तीसरा प्रभाव देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। तीव्र औद्योगिकरण से दोस्तों शहरीकरण बढ़ा। उद्योग धंधे काफ़ी लग गए तो शहरीकरण बढ़ता है, जिससे कारखानों में खराब परिस्थितियों के कारण श्रमिक असंतोष बढ़ा। समाजवाद की तरफ अब बढ़ गए लोग, यानी कि समाजवाद एक सोच होती है जहां पर संसाधनों का बराबर तरीके से बंटवारा होता है समाज के लोगों के बीच में। जापान ने वर्साई की संधि पर भी साइन कर दी और राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया जापान, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सम्मान मिला। लेकिन पश्चिमी शक्तियों के साथ श्रेष्ठता की भावना के कारण तनाव भी बढ़ गया। तो ये जितने भी मित्र देश थे, ठीक है, और जापान था और जापान के सहयोगी देश थे, ये आपस में कंपटीशन की स्थिति में रहते थे कि मतलब पूरी दुनिया का और पहले तो यूरोप का बॉस कौन बनेगा। और इसलिए दोस्तों इन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया और फिर ये लड़ गए प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे को लेकर के। युद्ध के बाद मिली आर्थिक समृद्धि लंबे समय तक नहीं टिकी और 1920 के दशक के अंत में मंदी हुई, और तथा आंतरिक अस्थिरता ने जापानी सैन्यवाद के उदय का मार्ग प्रस्तुत किया। यानी कि जापान के जो सैनिक अधिकारी हैं वो नेताओं से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे अब द्वितीय विश्व युद्ध में, जिससे सेना की राजनीतिक शक्ति बढ़ती है। यानी कि जापान की सेना ही पॉलिटिकल डिसीजंस, राजनीतिक निर्णय लेगी, ना कि उनकी कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 9, जापान में दलीय मंत्रिमंडल के पतन के कारणों को बताइए। दोस्तों दलीय मंत्रिमंडल का पतन का मतलब कि जो जापान की जो राजनीति है और उस राजनीति में जो नेता हैं, ठीक है, वो अपने पार्टियों को क्यों छोड़ने लगे, है ना, वो डीमोटिवेटेड क्यों हो गए, और नेताओं की जो बात है सेना क्यों नहीं मानी। तो राजनीति में उथल पुथल आया, इसी चीज़ को अपन करें दलीय मंत्रिमंडल का पतन। तो आर्थिक मंदी इसका संकट मतलब पहला कारण लिख सकते हैं। 1929 की महामंदी ने जापान की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचाया, जिससे लोकतंत्र के प्रति जनता का समर्थन कम हो गया था और लोगों का ध्यान है आर्थिक समस्याओं से हटकर राष्ट्रवाद और सैन्य समाधानों की ओर चला गया। तो लोग चाह रहे थे कि भाई अब तो मतलब मार्केट है वो धड़ाम से नीचे गिर चुका है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो सैनिक अधिकारी हैं वही कर सकते हैं हमारे लिए। तो लोगों का भरोसा उठ गया नेताओं पर से और राजनीति पर से। सैन्यवाद और सेना का बढ़ता प्रभाव। सेना के अधिकारी जो सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह होते थे, जैसे कि आप अपने घर वालों के प्रति जवाबदेह हो, कुछ भी आप काम करते हो तो घर वालों को बता के ही करते हो और आप रिस्पॉन्सिबल हो उनके लिए। वैसे ही सेना के अधिकारी जापान के अंदर कोई ज़माना था मुत्सुहितो के टाइम पर भी, जब सेना सम्राट के प्रति अकाउंटेबल होती थी, जवाबदेह या रिस्पॉन्सिबल होती थी, दलीय सरकारों की नीतियाँ के विरोधी थे। तो सेना के अधिकारी एक जमाना था राजा की बातें माना करते थे, लेकिन टाइम अब ऐसा आ गया है कि वो अपने नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। मेजी संविधान के तहत सेना को सक्रिय सेवा अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार था, जिससे सेना को सरकार गिराने का वीटो पावर भी मिल गया। यानी कि दोस्तों सेना इतनी पावरफुल हो गई कि उनके पास में वीटो पावर आ गया और वीटो पावर से सरकार गिरा सकते थे। 1931 की मंचूरियन घटना के बाद सेना और अधिक शक्तिशाली हो गई, क्योंकि ये चीन का इलाका था, इस पर कब्जा कर लिया, जीत हासिल कर ली जापान की सेना ने 1931 में। मंचूरिया नामक क्षेत्र था और इससे दलीय सरकारों पर दबाव बढ़ गया और दलीय सरकार है वो कमज़ोर हो गई। राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा। 1932 की 15 मई की घटना, जिसमें प्रधानमंत्री इनुकाई सुयोशी
जापान के पीएम थे इनुकाई सीओसी, उनकी हत्या कर दी गई 15 मई 1932 को, जिससे पार्टी मंत्रिमंडलों के युग का अंत हो गया। इसके अलावा 1936 में 26 फरवरी को एक और तख्तापलट का प्रयास किया, जिसमें संवैधानिक सरकार की बहाली की उम्मीदों को खत्म कर दिया गया और सैन्य नियंत्रण मजबूत किया गया। यानी कि सेना और उनकी व्यवस्था, सैन्य प्रणाली मजबूत होती गई। मीजी संविधान की कमजोरियाँ। संविधान ने सम्राट को कार्यकारी शक्तियाँ दी, यानी कि आपका जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा, वो अंतिम होगा, और सेना को निर्वाचित सरकार से स्वतंत्र, जिससे कि एक मजबूत नागरिक नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। तो कुल मिला के बात यह है कि सेना को है ना बिल्कुल ही अलग रखा कि सेना भविष्य में बात मानेगी कि नहीं मानेगी, कार्यपालिका की या राजा की। सेना को अलग रखा, सेना के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाए, और यही चल करके कमजोरी बन जाती है मीजी संविधान की, और सेना के अधिकारी ताकतवर हो जाते हैं, राजा कंट्रोल नहीं कर पाता है। शुरुआती मताधिकार की उच्च संपत्ति आधारित योग्यता और बाद के शांति व्यवस्था और कानून ने जनता की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। तो देखो, मताधिकार से संबंधित कुछ ऐसे कानून आए जापान के अंदर, उसके बाद में शांति और व्यवस्था का कानून भी आया। तो इससे क्या हुआ कि जो जनता का जो फ्रीडम था वो कम हुआ। ये मीजी संविधान की एक कमजोरी थी। इससे भी लोगों का राजनीति से और नेताओं से विश्वास उठ गया। भ्रष्टाचार और प्रभावहीनता। राजनीतिक दलों के भीतर भ्रष्टाचार और आंतरिक कलह ने भी उनको कमज़ोर कर दिया। वे जनता का विश्वास खो बैठे। देखो, ये जापान की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। डाइट कहते हैं, जैसे कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही वहाँ पे डाइट है। तो डाइट अक्सर शक्तिहीन, यानी कि दोस्तों पावरलेस महसूस करती थी, जिससे अव्यवस्था फैली और दलीय सरकारें कमज़ोर हुई। क्वेश्चन नंबर 10, फांसीवाद और सैन्यवाद की विशेषताएं बताइए। 1930 और 40 के दशकों में जापान को आप क्या कहेंगे? जापान को आप उनके बीच कहाँ पर रखेंगे? यानी कि क्या जापान की व्यवस्था फांसीवाद था या जापान सैन्यवाद की राह पर रास्ते पे चल रहा था? वो आपको बताना डियर, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ यार, वीडियो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो, पल्ले पड़ रहा है आपको, नॉलेज अगर हासिल हो रहा है तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर देना। उसकी वजह से वीडियो का रीच बढ़ता है और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फांसीवाद की विशेषता बता दो भाई। ये देखो, किसी भी शब्द के आगे अगर वाद जुड़ जाता है तो वो एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा होती है। तो फांसीवाद भी एक विचारधारा होती है, जिसमें एक शक्तिशाली नेता और एक पार्टी के तहत केंद्रीकृत निरंकुश सत्ता वो चलाता है। यानी कि किसी देश में कोई एक नेता, जैसे कि इटली में मुसोलिनी हुआ था, वो फासिस्ट था, वहाँ पर फांसीवाद था, उसी की चलती थी। वो केंद्रीकृत निरंकुश सत्ता का प्रयोग करता था, यानी कि सभी अधिकार, सभी ताकतें उसी के अंदर थी। राष्ट्र या जाति की सर्वोच्चता अक्सर दूसरे राष्ट्र या अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा के साथ। यानी कि दोस्तों, फांसीवाद जिस भी देश में होता है वो दूसरे देशों के साथ में सहयोग नहीं करता है, और उस देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक उस पर भी अत्याचार करता है। वो सैन्य शक्ति और युद्ध को महिमा मंडित करना, यानी कि उस देश में जो सबसे बड़ा नेता होगा वो युद्ध लड़ना ही अपना बेस्ट धर्म मानेगा कि मैं तो युद्ध लड़ता हूँ, इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। राज्य के उद्देश्य के लिए हिंसा का प्रयोग करना, तो राज्य में चाहे स्वास्थ्य की नीति लागू करनी हो, चाहे शिक्षा की, चाहे स्वच्छता की, है ना, तो उन नीतियों का प्रयोग करने के लिए भी वो पुलिस और सेना का सहारा लेता है। फांसीवाद जिस भी देश में होता है वहाँ पर विपक्षी पार्टी को कुचल दिया जाता है, जितनी भी विचारधारा उनको ख़त्म कर दी जाती है, लोगों को भी ख़त्म कर दिया जाता है। निजी संपत्ति बनी रहती है, लेकिन अर्थव्यवस्था राज्य के लक्ष्यों के अधीन होती है। यानी कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वैसे ही चलेगी जैसे वो नेता चाहता है। व्यक्ति राष्ट्र के लिए गौण होता है, यानी कि फांसीवाद देश में दोस्तों इंसान का, नागरिक का कोई महत्व नहीं होता। सैन्यवाद देख लो भाई, सैन्यवाद क्या होता है? सेना का सरकार और समाज के हर पहलू पर नियंत्रण, यानी कि समाज का राजनीतिक जीवन हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, है ना, तो उस पर अगर सेना का कंट्रोल हो जाए तो इसे कहेंगे सैन्यवाद शासन। आप ये मानो कि भाई जैसे कि म्यांमार में सैन्य शासन आया था ना, और अफ्रीका के देशों में तो आता ही रहता है आए दिन। तो अगर कोई सैनिक अधिकारी जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, ये सब राजनीतिक लोगों की हत्या करके, नेताओं की हत्या करके खुद बैठ जाए और शासन चलाने लगे, तो ऐसे शासन को सैन्यवाद कहेंगे अपन। सैन्यवाद विचारधारा से चलेगा वो, उसके शासन को तो अपन सैन्य शासन कहेंगे, लेकिन उसकी विचारधारा को सैन्यवाद कहा जाएगा। तो सैन्य शक्ति के माध्यम से नए इलाकों पर कब्जा करने की एक आक्रामक नीति अपनाई जाती है।
और सैन्य विजय और शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और पहचान को बढ़ाया जाता है। युद्ध तंत्र और सैन्य उद्योग के लिए संसाधनों को मोड़ना, यानी कि जिस देश में अगर सैन्यवाद है, वहाँ के जो नेता सैन्यवाद विचारधारा रखते हैं, तो वहाँ के उस देश में हथियारों का आयात ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, हथियारों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। 1930 और 40 के दशक में जापान की स्थिति क्या थी? आपसे यही तो पूछा है, क्या जापान फांसीवाद के रास्ते पे चल रहा था, सैन्यवाद के रास्ते पे चल रहा था? देखो 1930 और 40 के दशक में जापान की स्थिति देखो। 1930 और 40 के दशक में जापान में फांसीवाद और सैन्यवाद का एक अनूठा मिश्रण था। यानी कि जापान की व्यवस्था में फांसीवादी तत्व भी देख सकते हो और सैन्यवाद के तत्व भी आप देख सकते हो, जिसे अक्सर सोवा फांसीवाद या जापानी सैन्यवाद कहा जाता है। सैन्य शासन के तत्व देखो। जापान में जो आर्थिक संकट आया था और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सेना का प्रभाव बढ़ता है। सेना ने सरकार पर कब्जा कर लिया और विस्तारवादी नीतियां अपनाई, जैसे चीन पर आक्रमण कर दिया 1937 में। तो अगर ऐसी घटनाओं को देखते तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो सैन्यवाद था। फांसीवादी तत्व देखो, इसमें एक नेता, सम्राट और उग्र राष्ट्रवाद और विपक्ष का दमन शामिल था, जो यूरोपीय फांसीवाद के ही समान था। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया और सम्राट की पूजा लोग करने लगे। यहाँ पर एक ही नेता को सम्राट महान बना दिया गया। यूरोप में जो इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद चला था, उसी के इक्वल, उसी के समान चल रहा था जापान में फांसीवाद। ठीक है, 1930 और 40 के दशक में। तो हम कह सकते हैं जापान की व्यवस्था में फांसीवादी तत्व भी हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा यूरोप के विपरीत जापान में केंद्रीय महान नेता नहीं था। अब देखो, जैसे इटली में मुसोलिनी का कितना बड़ा नाम था, ठीक है, तो उस जैसा कोई महान नेता नहीं हुआ यहाँ पे। ये थोड़ा सा अंतर है भाई जापान के फांसीवाद में। इसके बजाय सम्राट को एक दिव्य माना जाता था, यानी कि देवीय गुणों से परिपूर्ण माना जाता था। और सैन्य गुटों ने उनके नाम पर शासन भी किया है। उन्होंने पश्चिमी साम्राज्यवाद से एशिया को मुक्त कराने के बहाने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो कि एक धर्म युद्ध जैसा था। जैसे कि जापान है ना, एशिया के अनेक हिस्सों पर कब्जा कर लेता था, लड़ाई करके, सैन्य व्यवस्थाओं का उपयोग करके, सैनिकों का उपयोग करके। और वो कहता था कि हम तो एशिया के इन क्षेत्रों को पश्चिमी साम्राज्यवाद से मुक्त करा रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा क्या थी? कब्जा करने की। इंडियन नेशनल आर्मी, ये दोस्तों सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। क्या था सवाल? फांसीवाद और सैन्यवाद की विशेषताएं आपको बतानी, और आपको ये बताना है कि जापान की व्यवस्था में आप फांसीवादी तत्व देखते हो या सैन्यवादी तत्व देखते हो। तो मिश्रण देखते हैं अपन, दोनों मिला जुला देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का जापानी सैन्य सत्ता के साथ संबंध का वर्णन करना है। पहला तो आप ये लिखेंगे, संबंध की शुरुआत और गठन कैसे होती है। देखो, आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना होगा, वो इंडियन नेशनल आर्मी से ही रिलेटेड थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ब्रिटिश भारत को कमज़ोर करने और अपनी क्षेत्रीय विस्तारवादी नीतियों के तहत भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर एक स्वतंत्र भारत की सेना बनाने का विचार किया था। यानी कि जापान का सपना भी था कि भारत पर भी हम कंट्रोल करें, लेकिन भारत पर उस टाइम पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो इसलिए एक सेना बनाई गई अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए, लड़ने के लिए। ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में सिंगापुर के पतन के बाद जापानी समर्थन से INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने। कब? 1942 में। कहाँ? सिंगापुर में। इसका उद्देश्य क्या था? पर्पज इसका ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों को इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल करना और अंग्रेजों से लड़ना, ताकि भारत से बाहर भगा सके। सुभाष चंद्र बोस और INA का पुनः गठन। देखो, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो जैसे नारा देते हैं 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने INA की कमान संभाली 43 में। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया इसे, और दिल्ली चलो जैसे नारे दिए। इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज का नाम किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1943 में। और नारा कौन सा था इनका? दिल्ली चलो, जिससे INA को एक नया जीवन मिला और यह मजबूत देशभक्तिपूर्ण बल बन गया लोगों के अंदर। अब देश के लिए मर मिटने का जो जुनून है वो अब भर गया। INA में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के रूप में एक महिला बटालियन भी शामिल थे, जो कि इसकी अनूठी बात थी। एक महिला रेजिमेंट थी, काफ़ी महिलाएं इसमें काम कर रही थी। संयुक्त सैन्य अभियान देखो, बर्मा और इम्फाल। बर्मा जिसको आप म्यांमार देश कहते हैं, और इम्फाल ये भारत का इलाका है। INA ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा और इम्फाल के अभियानों में भाग लिया। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ लड़े और भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की कि भाई आप अंग्रेज़ों की सेना के अंदर क्यों रह रहे हो, क्यों लड़ रहे हो इनके साथ, आप हमारे भाई हो, हमारी सेना में आ जाओ।
भगाते हैं इनको मिलकर के बाहर से बाहर। आईएनए की मदद से जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा कर लिया, जिसे आईएनए ने शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिए। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आर्मी जो है भारत की पहली आज़ाद सरकार बने, लेकिन जापानी कब्जा केवल प्रतीकात्मक था। तो कुल मिलाकर के सपने तो बहुत बड़े देखे आईएनए ने, लेकिन दोस्तों जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार होती है, जापान कमज़ोर हो जाता है और आईएनए का भी अंत हो जाता है। कारण क्या थे? आईएनए को रसद और आपूर्ति की, यानी कि हथियारों की आपूर्ति और सैनिकों को खाने के लिए कुछ तो चाहिए, राशन पानी, तो वो नहीं मिल पाया। और जापानी सेना की हार के बाद में आईएनए के अभियान भी विफल हो गई। 1945 में जापान ने दोस्तों सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर में, और आईएनए के बचे हुए सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ ऊपर खड़े कर दिया, जिससे यह अध्याय समाप्ति हो गया हमेशा के लिए। तो बहुत ही दुखद बात है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, 1931 के बाद की जापान की प्रसारवादी नीति पर प्रकाश डालिए। प्रसारवादी कह लो या विस्तारवादी कह लो, 1931 के बाद में कुछ जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है डियर, ठीक है। तो 1930 के दशक में विस्तारवादी नीति क्यों अपनाई जापान ने, ये लिख दो आप, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर पर जो कॉपी चेक करेगा आपके। मैंने बता रखी है 1930 में दोस्तों महामंदी आई थी, आर्थिक मंदी भी जिसे कहते हैं। ग्रेट डिप्रेशन ने जापान की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, जिससे प्राकृतिक संसाधनों और निर्यात बाजारों की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि जापान है दोस्तों ऐसे बाज़ारों की तलाश करने लगा जहां पर वो सामान बेच करके पैसा कमा सके, जिसे सैन्य विस्तार से पूरा करना चाहा। जैसे कि सेना अगर कब्जा कर लेगी किसी इलाके को तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हो जाएंगे। तो इस तरह से जापान सोच रहा था। सेना का प्रभाव बढ़ता है और यह धारणा प्रबल होती है कि सैन्य विजय से जापान की जो आर्थिक समस्या है उनका समाधान होगा, और वह जापान है वो एशिया का सबसे बड़ा नेता होगा, वो एशिया को नेतृत्व प्रदान करेगा। देखो जापान का एक हमेशा से सपना रहा है, क्या सपना? वो ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर। जापान का हमेशा से क्या सपना रहा है? ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर, यानी कि बृहत्तर पूर्वी एशिया सह समृद्धि क्षेत्र। तो ऐसा इलाका बनाना चाहता है ये पूर्वी एशिया में जापान, जहां पर पश्चिम की ताकतें, पश्चिम के देश ना हो और जापान ही उन पर कंट्रोल रखे, जापान ही उनके संसाधनों को निष्कर्षण कर सकता है। प्रमुख घटनाएं और विस्तार के चरण देख लो भाई। मंचूरिया घटना हुई 1931 में। जापानी सेना ने एक रेलवे लाइन पर झूठा आरोप लगा करके मंचूरिया पे आक्रमण कर दिया और मंचूकुओ नामक एक कठपुतली राज्य की स्थापना की, जिससे कोयला और लोहे का भंडार पर नियंत्रण मिल गया जापान को। तो देखो मंचूकुआ नामक एक स्थान था, यहाँ पर जापानी सेना ने चीन पर ज़बरदस्ती झूठे आरोप लगा दिए और मंचूरिया पर हमला भी कर दिया, जिससे इस क्षेत्र के जो कोयला और लोहे के भंडार थे ना उस पर कंट्रोल आ गया जापान का। चीन पर दूसरा युद्ध 1937 में जापान ने चीन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, जिससे दूसरा चीन जापान युद्ध शुरू हुआ। इसमें नाइजिंग नरसंहार जैसी क्रूरता हुई और दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार करेगा जापान। जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि डच ईस्ट इंडीज़, इंडो चाइना में तेल और रबड़ जैसे संसाधनों के लिए विस्तार किया, जिसे दक्षिणी विस्तार सिद्धांत कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो नीदरलैंड जो डच निवासी थे, डच व्यापारी थे, ये भी ये मलाया द्वीप और इंडोनेशिया यहाँ पे क्यों बसते थे? क्योंकि यहाँ पे काली मिर्च और जो जायफल है और जो अदरक है, ये जो मसाले काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। जापान भी इन क्षेत्रों पे कब्जा करना चाहता क्योंकि यहाँ पर रबड़ होता था और भी अनेक प्राकृतिक संसाधन होते थे। इसी नीति को, इसी सिद्धांत को दक्षिणी विस्तार का सिद्धांत कहा जाता है। धुरी राष्ट्रीय संबंध 1940 में अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में जापान ने जर्मनी और इटली के साथ में एक संधि कर ली, त्रिपक्षीय संधि, ट्रीपार्टाइट पैक्ट। इस पे हस्ताक्षर कर दिए जापान के अंदर, है ना। ये विस्तारवादी के चरण भी आप समझ सकते हो ऐसे। परिणाम देखो जापान की यह आक्रामक नीति अंत हुई दोस्तों। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों को दाग दिया। कमेंट करके बताओ और परमाणु बमों यानी कि जो एटॉमिक बॉम्ब थे उनके नाम क्या थे, ठीक है।
और जो सही आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगी भाई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही विस्तारवादी स्वप्न समाप्त हो गया। जापान का जो सपना था कि वो पूर्वी एशिया में दोस्तों राज करेगा, इस सपने का नाम था ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर, ये ख़त्म हो गया हमेशा के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। बम गिरने के बाद में बहुत भारी तबाही यहाँ पे हुई। और टिप्पणी लिखना, कुछ 10-10 नंबर के सवाल आएंगे दोस्तों, मतलब 2 सेलेक्ट करके लिखने हैं आपको। उच्च विकास का काल, भाई उच्च विकास का काल जापान के इतिहास में उच्च विकास का काल हम मान सकते हैं 1952 और 53 के बीच में, जिसे अपन उच्च वृद्धि का युग या हाई ग्रोथ एज भी कह सकते हैं। देखो ये उच्च विकास का समय क्यों था, क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की बात करें, है ना, इन उद्योगों में जापान ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। जैसे कि जापान ने कार, अब जापानी कंपनी सुजुकी नाम सुना ना, इसके अलावा भी कंपनी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो कौन कौन सी कंपनियां जानते हो आप। जापान में दोस्तों स्पोर्ट्स बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती हैं, ठीक है, कार अच्छी बनती हैं, टीवी रेफ्रिजरेटर की काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो पारंपरिक उद्योगों से ध्यान हटा करके ये जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, उच्च तकनीक वाले उद्योग हैं, इनमें निवेश किया, काफ़ी ज़्यादा सामान है, दुनिया को बेचा भी, और एक बड़ी औद्योगिक क्षमता वाला देश बन गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ जापान में, अधिकांश आबादी खुद को मध्यम वर्ग मानने लगी। 1964 के टोक्यो में ओलंपिक करवाए और 1970 के ओसाका नामक स्थान पर एक विश्व मेला लगाया जापान ने। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी जो इमेज है वो सुपीरियर बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत किया ये 2 आयोजन करवा के। इसके अलावा हयातो इकेदा, ये नेता हैं, पॉलिटिशियंस रही हैं जापान की, हयातो इकेदा, इनके प्रशासन की नीतियों और व्यापक निर्यात व उपभोग ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये उच्च विकास का काल लिख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जापान में कम्युनिस्ट पार्टी जेसीपी की स्थापना दोस्तों 15 जुलाई 1922 में टोक्यो में हुई थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे स्थायी कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक है। इसकी स्थापना कामिंटन, कामिंटन का मतलब क्या होता है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो कामिंटन एक प्रकार का साम्यवादी सोच को फैलाने के लिए सम्मेलन हुआ करते थे, तो कामिंटन के मार्गदर्शन में हुई थी। कामिंटन मतलब भाई जो सम्मेलन हुआ करते थे, साम्यवाद कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैले, उसी को आधार बना करके जापान के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर देगी। स्थापना के तुरंत बाद जापानी सरकार के शांति संरक्षण कानून यानी कि जापान सरकार ने पीस प्रिजर्वेशन लॉ ला दिया। इसके तहत जेसीपी पार्टी को इलीगल अवैध घोषित कर दिए गए, जिससे कि अंडरग्राउंड होकर के काम करती थी। पार्टी ने शुरू से ही एक अनूठा वैचारिक रुख अपनाया, जिससे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद ये जो जेसीपी पार्टी थी इसको दबा दिया गया जापान की सरकार ने। थर्ड देखते हैं दोस्तों, औद्योगिक संकेंद्रण और तथा जेबात्सु। मैंने जेबात्सु पहले ही बता रखा है, ये औद्योगिक घराने होते थे, बहुत सारे औद्योगिक घराने थे जापान के अंदर। लेकिन औद्योगिक संकेंद्रण का मतलब क्या है, देखो ऐसी स्थिति जहां कुछ बड़ी कंपनियां या समूह अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से और उत्पादन जैसे कि उत्पादन, बैंक और व्यापार को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों जापान के इतिहास की बात करें तो जेबात्सु नाम के जो ग्रुप है वो जापान में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था, बैंकिंग व्यवस्था और जापान के व्यापार को कंट्रोल करते थे, क्योंकि अरबों खरबों थे इनके पास में, जेबात्सुओं के पास में, ठीक है। यही औद्योगिक संकेंद्रण कहलाता है। इसका परिणाम क्या निकलता है, औद्योगिक संकेंद्रण का परिणाम क्या निकलता है, इससे आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होती है और धन कुछ चुनिंदा हाथों में जमा हो जाता है। जैसे भारत में भी दोस्तों जो जितना पैसा है ना वो सिर्फ 10% लोगों के पास में ही है, बाकी जनता है वो गरीब है भारत की, ठीक है। वैसे ही जापान में औद्योगिक संकेंद्रण हुआ, कुछ लोगों के पास में पैसा पूरा पहुंच गया, लेकिन वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक पैमाना भी प्रदान करता है। तो कुल मिला के औद्योगिक संकेंद्रण में आप सिर्फ ये लिखना कि ऐसी स्थिति जिसमें कुछ बड़ी कंपनियां देश के उत्पादन, देश की बैंकिंग व्यवस्था और व्यापार पर कंट्रोल रखती हैं। इसमें आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था का जो निर्णय है वो कुछ गिने चुने लोग लेते हैं। बस इतना लिख देना। जेबात्सु में लिख दो जाइबात्सु। जाइबात्सु एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ धन समूह है, जो जापान के बड़े व्यापारिक घरानों को संदर्भित करता है, बताता है। यह एक मूल कंपनी के माध्यम से, मैंने आपको बताया था भाई,
जायबात्सु कैसे काम करता है? इनके पास में एक सबसे बड़ी कंपनी होती है, उसके पास नीचे एक बैंक आता है। बैंक क्या करता है? छोटी छोटी सहायक कंपनियों को और उद्योगों को पैसा देता है। एक मूल कंपनी के माध्यम से जायबात्सु कई सहायक कंपनी को नियंत्रित करते हैं, जो बैंकिंग, शिपिंग, रेलवे, कोयला खनन और विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चर सेक्टर, यानी कि जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाती हैं। जायबात्सु का महत्व क्या है? इन्होंने जापान के औद्योगिकरण को गति दी और एक आधुनिक पूंजीवादी राष्ट्र बनने में मदद की थी। उद्योगों में समन्वय स्थापित करके और सरकार के साथ मिलकर काम करके इन्होंने बुनियादी ढांचे और प्रारंभिक उद्योगों को विकसित किया। इन्होंने जापान के आर्थिक और राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों पर नियंत्रण रखा था जायबात्सु ने। आगे चलते हैं, जैसे कि प्रमुख जायबात्सु देख लो, मित्सुई, मित्सुबिशी और सुमितोमो और यासुदा प्रमुख जायबात्सु थे। सॉरी। तनाका सोजो का लोकतंत्र व पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, तनाका सोजो कौन थे? जापान के महत्वपूर्ण पॉलिटिशियंस थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें जापान का पहला संरक्षणवादी यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट थे जापान के ये तनाका सोजो, जिन्होंने लोकतंत्र और लोकप्रिय अधिकारों के लिए संघर्ष किया और औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तनाका सोजो और लोकतंत्र देखते हैं। देखो, तनाका मीजी काल में, यानी कि मैं बात करूं मीजी काल का मतलब क्या है? 1868 से लेके 1945 के बीच में, ठीक है, ये मीजी काल था। तो इस टाइम पे राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, स्वतंत्रता और लोकप्रिय अधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं, जो नागरिकों के अधिकारों और सरकार में उनकी भागीदारी के लिए लड़ते हैं। यानी कि पर्यावरण से संबंधित, लोगों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आंदोलनों के माध्यम से सरकार के कान में डालते थे, ठीक है। सरकार सुनती भी थी इनकी बातें। उन्होंने शक्तिशाली औद्योगिक हितों और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया, जैसे कि न्याय, समानता, बंधुत्व है। भले ही इसके लिए उन्हें कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तनाका सोजो और पर्यावरण संरक्षण देखो, तो ये पहले संरक्षणवादी थे, पहले इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणवादी थे, जिन्होंने औद्योगिक प्रदूषण के गंभीर प्रभावों को उजागर किया। जितना भी पॉल्यूशन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता अपनी हेल्थ पे, वो उन्होंने बताया। देखो, असिया मेरा ईमा, असियो मेरा ईमा क्या है भाई? यहाँ पर कॉपर माइनिंग होती थी, तांबे की खानें थी यहाँ पर, और तांबे की खान जहाँ होती है ना, तो तांबे को धोने के लिए साफ पानी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, तांबे को धोने के बाद में जो पानी बचता है दोस्तों, उसको पास वाले क्षेत्रों में फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया बर्बाद हो जाता है, वो बंजर हो जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि उसमें भारी धातुएं रहती हैं। तो असियो मेरा इमा, यहाँ पर तांबे की खानें थी काफ़ी ज़्यादा, कॉपर माइनिंग होती थी यहाँ पे, इसके वजह से नदियाँ प्रदूषित हो गई। किसानों का जो दर्द है वो सरकार के खिलाफ सरकारों को दिखाया भाई, किसान कितने दर्द से पीड़ित हैं। इसके अलावा पर्यावरण के जो नुकसान हैं और लोगों के जो अधिकार है वो बताते रहे अपने जीवन भर तनाका सोजो। आगे चलते भाई, तोकुगावा अर्थव्यवस्था क्या है? तोकुगावा अर्थव्यवस्था जापान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर था, 1603 और 1868 के बीच में। तोकुगावा अर्थव्यवस्था क्या चीज़ है? इस अर्थव्यवस्था का आधार चावल था। चावल उत्पादन से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मुनाफा ये कमाए करते थे, और सामाजिक पदानुक्रम स्थिर कृषि उत्पादन सुनिश्चित करता था। यानी कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग थे जो कि सिर्फ खेती बाड़ी का ही काम करते थे, तो इसे कहते हैं सोशल हायरार्की। साकोकुकु, इसे कहते हैं एकांतवास, ये भी इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा था। यानी कि विदेशियों के प्रवेश और जापानी नागरिकों के विदेश यात्रा पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आंतरिक विकास को या आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिला और बाहरी प्रभावों को सीमित कर दिया गया। तो शांति के कारण तोकुगावा अर्थव्यवस्था में व्यापार फला फूला, जिससे ओसाका और क्योटो जैसे शहरों का विकास हुआ। ओसाका, क्योटो अब वाणिज्य केंद्र बन गए। बाजार अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। देखो, देशव्यापी व्यापार के कारण बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे वित्तीय संसाधनों का विकास हुआ, जिससे बाजार अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। आप तो ये लिख देना इसमें सिर्फ तोकुगावा अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि दोस्तों भारत में भी तो जो आरबीआई है वो अलग अलग तरह के मौद्रिक टूल अपनाता है, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट है ना, रेपो रेट को ठीक करना, ये सब ऐसे जो आर्थिक साधन है वो अपनाए किसने? तोकुगावा सरकार ने। इसके अलावा 19वीं सदी में वाणिज्यिक फसलों का निर्यात शुरू किया गया। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी फसलें जिनसे कम ही समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, जैसे कि तंबाकू, जूट, काजू, चाय, कॉफ़ी, ये सब। तो वाणिज्यिक फसलों का
निधियाँ शुरू किया गया। इसके अलावा डेजिमा के माध्यम से यानी कि जो पश्चिमी ज्ञान है इनके संपर्क में आते हैं। पश्चिम का जो ज्ञान था चिकित्सा विज्ञान और मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिक ज्ञान, अब जापान के लोग समझने लगे, जिससे डच अध्ययन को बढ़ावा मिला और पश्चिम शैली की घड़ियाँ भी विकसित हुई। इसके अलावा तोकुगावा अर्थव्यवस्था में घरेलू उद्योगों का विकास हुआ, हालांकि बाद में पश्चिमी व्यापार समझौतों ने उन्हें प्रभावित किया। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से सॉल्यूशन, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी वीडियो को दोस्तों पहली बार देखते हो तो आप एक की स्पीड में देखना, ठीक है। और कैसा लगा ये वीडियो सॉल्यूशन? हो सकता है दोस्तों मेरे से कुछ गलतियाँ भी हुई, क्योंकि मैं भी आपकी तरह लर्नर ही हूँ, मेरे को इम्प्रूवमेंट के लिए आप सजेशन दे सकते हो आप, है ना। बाकी पेपर में आपको इसी वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगा, राइट। और दूसरी तीसरी बार देखें तो इसको 1.5 या 2 की स्पीड में देख सकते हैं, और कोई नीडी पर्सन हो उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये था भाई अपना ये जापान का जो इतिहास है, आपकी जो हिस्ट्री ऑनर्स की बुक है जिसका कोड है BHIE 142, उसका ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो अपना ख्याल रखिए, पेपर देने के बाद में ज़रूर से वीडियो के नीचे कमेंट करना कितना आपका हेल्प हुआ, वो आपको बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।